हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। अन अकेडमी आईएएस बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रेम कुमार हैज बीन फाइनली इलेक्टेड एज द बिहार असेंबली स्पीकर। बिहार के असेंबली के स्पीकर का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अभी आपका बीपीएससी मेंस बचा है। इसीलिए स्पीकर, क्योंकि ये टॉपिक अभी चल रहा है, आने वाले समय में चलेगा भी, इसीलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीकर से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है और क्या सजेशंस, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं दैट स्पीकर का जो पोस्ट है उसको उस कंट्रोवर्सी से निकाला जाए, तो ये तमाम चीज हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। खासकर इसकी वजह से बिकॉज यूपीएससी में ऑलरेडी स्पीकर को लेकर एक क्वेश्चन आया है दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। इसीलिए आज स्पीकर के इस पूरे कंट्रोवर्सी और तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने का काम करेंगे। बट पहले जानिए प्रेम कुमार के बारे में। ही इज अ 77 ईयर ओल्ड, द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ बिहार बीजेपी, belongs to the extremely backward caste community। और इनकी खास बात समझिए, गया टाउन से ही हैज बीन इलेक्टेड टू द असेंबली, मतलब ये लगातार 9 कंसेक्यूटिव टर्म से एमएलए रहे हैं फ्रॉम द गया टाउन। 9 साल मतलब 9 into 5 कर लीजिए, 45। मतलब एक तरीके का ही इज अ पॉलिटिशियन बट हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब। और क्या स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। तो ऑब्वियसली स्पीकर तो बनना चाहिए भी था। ही हैज दैट कैलिबर, ही हैज दैट एक्सपीरियंस। इसके पहले ये ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं एज द एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर, और बहुत सारे की पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए हैं इन द अर्लियर एनडीए गवर्नमेंट। 2015 से 17 के बीच में जब नीतीश कुमार वॉज विथ तेजस्वी यादव आरजेडी, देन ही वॉज ऑल्सो द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली। ही इज ऑल्सो हाईली क्वालिफाइड बिकॉज पीएचडी इन्होंने किया है फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी 1999। सो ये उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल हो गया। अब लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू द टॉपिक, स्पीकर के बारे में बात करते हैं। स्पीकर में पढ़ने के पहले के आप ये इमेज देखिए जो आज की है, जहां पर कैसे प्रेम कुमार को दोनों, द चीफ मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन, ये दोनों आउट ऑफ रिस्पेक्ट इनको बैठा रहे हैं स्पीकर की कुर्सी के ऊपर। ये बताता है कि स्पीकर जो है, जिनके पास 2 कंधे होते हैं, एक कंधे उनको रूलिंग पार्टी के लिए डेडिकेट करना होता है और दूसरा कंधा जो इक्वली मजबूत कंधा है उनको ऑपोजिशन के बारे में भी ख्याल करना पड़ता है। और इसलिए स्पीकर का जॉब कोई आसान जॉब नहीं है। एक इतने पॉलिटिक्स के माहौल में एक न्यूट्रलिटी इंश्योर करना, ऐसे इंटेंसिव डिस्कशन के बीच में ये इंश्योर करना कि रूलिंग पार्टी भी अपने पर्सपेक्टिव को रख सके और ऑपोजिशन भी उनसे सवाल पूछ सके। इसलिए स्पीकर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, एक अंपायर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको हम लोग चेयरपर्सन कहते हैं। तो स्पीकर जो है वो देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल पोस्ट होता है। अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं तो आर्टिकल 178 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डिस्कशन किया गया है दैट लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में दे विल हैव अ स्पीकर एंड दे विल हैव अ डिप्टी स्पीकर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स होते हैं ये। इनका ऑरिजिन जो हुआ था वो 1921 में हुआ था अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और ये जो असेंबली के कर्ता धर्ता होते हैं, द मॉनिटर ऑफ द हाउस होते हैं, ये आपस में ही एक मेंबर के बीच में चुने जाते हैं। मतलब अगर आपको बिहार असेंबली का स्पीकर बनना है तो पहले बिहार का एक एमएलए बनना होगा। उसी एमएलए में एक एमएलए जो होता है वो सीनियर मोस्ट होता है, वो इलेक्शन के थ्रू फाइनली स्पीकर की तरह चुन के आता है। इलेक्शन में कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है? सिंपल मेजॉरिटी, कि अगर मान लीजिए 100 लोग प्रेजेंट हैं, अगर 51 लोग मिस्टर ए के साथ खड़े हैं तो मिस्टर ए विल बिकम द स्पीकर। लेकिन उनको हटाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो इफेक्टिव मेजॉरिटी है, जो सिंपल मेजॉरिटी से बड़ी होती है। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से बिहार असेंबली है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बिहार असेंबली में 200 स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है। 200 स्ट्रेंथ में लेट्स से 10 सीट खाली है, 10 सीट पे बाइपोल इलेक्शन होना है, 10 सीट्स अभी वेकेंट है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना हुआ इसका? 190। टोटल स्ट्रेंथ इज 200।
जो कि बिहार के केस में 243 है, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन आई हैव सेड इट्स 200। और 200 में से 10 सीट वेकेंट है, 190 इज द मेंबर जो चुन के आ चुके हैं, तो 190 सीट्स तो है एक्टिव है, एक 10 सीट्स वेकेंट है। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना हुआ हाउस का? 190। इफेक्टिव मेजॉरिटी इज 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50%, सो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना है इसका? 190 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए तो 85 प्लस 1 विच इज 86। मतलब अगर स्पीकर को हटाना है तो उनको इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स आपको आने चाहिए थे। कंट्रोवर्सी क्या है? लोकसभा के स्पीकर के साथ तो ज्यादा कंट्रोवर्सी है, बट स्टेट असेंबली में भी स्पीकर के प्रति 3 मेजर कंट्रोवर्सीज है। पहला कि स्पीकर क्योंकि ऑब्वियसली उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो रूलिंग पार्टी है, जो इस केस में आप देख सकते हैं रूलिंग अलायंस है, एनडीए, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो लीडर उस पार्टी से आते हैं, उस अलायंस से आते हैं, तो ऑब्वियसली उनके प्रति बायसनेस तो रहेगा। और साथ ही साथ ऑपोजिशन कहता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो ऑपोजिशन के अगेंस्ट कुछ और लगाया जाता है और रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ और लगाया जाता है। अगर ऑपोजिशन पार्टी करे तो उनको सस्पेंड, बट अगर रूलिंग पार्टी कुछ करे तो स्पीकर इज साइलेंट। तो ये कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है जो स्पीकर के बायसनेस, इंपार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी के ऊपर डायरेक्ट सवाल उठाता है। एक और बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है वो है डिफेक्शन के रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अगर इस समय कोई बीजेपी का एमएलए या एनडीए का कोई एमएलए अगर मान लीजिए महागठबंधन में जाता है तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन होगा अंडर द 10th शेड्यूल डिफेक्शन। और ये पावर किसके पास है डिस्क्वालीफाई करने का? प्रिसाइडिंग ऑफिसर विच स्पीकर। तो क्योंकि एक एमएलए एनडीए से एमजीबी में गया है महागठबंधन में, सो द नेक्स्ट डे स्पीकर विल डिस्क्वालीफाई देम। लेकिन अगर कोई एमएलए महागठबंधन से एनडीए में जाता है और ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन का जब बात आता है स्पीकर के पास, तो स्पीकर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बिकॉज कोई टाइम बाउंड प्रोसेस है नहीं। सो दिस इज द कंट्रोवर्सी। देन व्हेन अ एमएलए फ्रॉम द रूलिंग अलायंस स्विचेस टू द ऑपोजिशन, देन स्पीकर तुरंत उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, ऑपोजिशन का पर्सन रूलिंग अलायंस में जाता है, तो स्पीकर के पास अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन रखोगे भी, क्योंकि ये रूलिंग अलायंस को फेवर कर रहा है, तो वो कोई एक्शन लेते नहीं है। तो इसकी वजह से तमाम तरीके के कंट्रोवर्सी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है? सबसे पहला सॉल्यूशन है कि एक बार आप स्पीकर बन जाते हैं तो आप फ्यूचर पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। मतलब स्पीकर के बाद आप गवर्नर नहीं बनेंगे, आप एमएलए नहीं बनेंगे, आप एमपी नहीं बनेंगे, विच मीन्स बिकमिंग स्पीकर इज द एंड ऑफ योर पॉलिटिकल लाइफ। और इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि स्पीकर इंपार्शियलिटी के साथ काम करे। उसको ये ना लगे कि मेरे स्पीकर से हटने के बाद मेरा अगला फ्यूचर क्या है, मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है। तो जब तक पॉलिटिकल फ्यूचर की लालच होती है तो स्पीकर ऑब्वियसली थोड़ा सा बायस तरीके से काम तो करेगा। फिर अगर एक पर्सन को, लेट्स से एक पर्सन है, अगर इसको स्पीकर बनना है बिहार का, तो इसको किसी भी पार्टी के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना होगा, उसको इंडिपेंडेंट टिकट से लड़ना होगा, सो दैट वो किसी पार्टी से चुनकर ना आया हो। सो बिकॉज वो किसी पार्टी से चुन के नहीं आया है, तो ऑब्वियसली पार्टी के प्रति वो फेवर भी नहीं करेगा। ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी हेल्दी प्रैक्टिस है कि एक बार आप स्पीकर की तरह चुन के आते हैं तो आप अपने पार्टी से रिजाइन कर देंगे, सो दैट इंपार्शियलिटी रहे। तो जैसे इंडिया में 1967 में जो उस समय के लोकसभा के स्पीकर थे वो रिजाइन कर दिए। तो ये भी एक हेल्दी प्रैक्टिस है जो इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। जनरली स्पीकर जो अभी चुन के आए हैं प्रेम कुमार जी, ये 5 साल के लिए रहेंगे, इनके बाद इनका फ्यूचर क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन ब्रिटेन में क्या किया जाता है कि एक बार आप स्पीकर हो तो अगले बार जनरली आप ही को स्पीकर ये लोग चुन लेते हैं, उसके बाद भी आप ही को स्पीकर चुनते हैं। मतलब जनरली एक स्पीकर 15 साल तक स्पीकर रहता है, सो दैट उसको यह पता है कि मेरे स्पीकर से हटने के बाद मैं फिर से स्पीकर चुन के आऊंगा। ये एक कन्वेंशन है जिसकी वजह से वो इंपार्शियलिटी के साथ काम करता है, उसको रूलिंग पार्टी के प्रति फेवर देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ही हैज अ स्टेबिलिटी। आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और आपको हर 2-2 साल के बाद शिफ्ट किया जाए तो आप ऑब्वियसली उतने अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट 10 साल के लिए दिया जाए, यू हैव अ स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली आप उसको और अच्छे से डेवलप करोगे। तो इसलिए वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। ऑलवेज का मतलब ऐसा नहीं कि 20-30 जिंदगी भर वो स्पीकर रहेगा, मतलब जनरली इट डिनोट्स कि आप स्पीकर फॉर लॉन्गर टर्म रहोगे, सो दैट यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट योर फ्यूचर। आप आराम से काम करो, आप किसी के दबाव में मत काम करो, आप फिर से स्पीकर बनोगे। इसलिए रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन, क्योंकि रूलिंग पार्टी को पता है कल को इलेक्शन हार गए तो वो ऑपोजिशन में जाएंगे,
और ऑपोजिशन को पता है कि अगर स्पीकर को रिस्पेक्ट नहीं किए तो फिर भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए स्पीकर के साथ दोनों खड़े रहते हैं, और ये स्पीकर जो है वो लॉन्गर टेन्योर के लिए रहता है। एक और सजेशन है जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि स्पीकर से डिफेक्शन का पावर छीनकर ये एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल को दे दिया जाए, विच इज हेडेड बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये अगेन सजेशन है सुप्रीम कोर्ट का, इसको अभी माना नहीं गया है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज हैं और सॉल्यूशंस हैं। इसके बेसिस पे आप एक एग्जाम में आंसर अपना लिख सकते हो। स्मॉल क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज स्टेट लेवल पे स्पीकर इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं है, कंट्रोवर्शियल पोस्ट नहीं है सॉरी, जितना लोकसभा के केस में है। इसीलिए बट स्टिल एनीवेज, क्योंकि ये न्यूज में है तो आप इससे मेंस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।